मुझे यहाँ नौकरी करनी चाहिए या नहीं। तुम तो ऐसे सोच रही हो जैसे कि कोई बड़ी पोस्ट पर तुम्हें नौकरी मिल रही है। किचन में जाकर खड़े होना है, कोई चाय पानी का पूछना है तो उसे उठाकर वो देना है। एक तरफ खड़ी रहना, नौकरी भी मिल जाएगी और एक अच्छी तनख्वाह भी। लेकिन मैंने आज तक किसी के भी यहाँ इस तरह का काम नहीं किया, तो मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर तुम कैसा काम चाहती हो? तालीम तुम्हारी मुकम्मल नहीं, किसी चीज़ का काम तो तुम्हें आता नहीं है, और अब तुम चाहती हो कि तुम्हें अच्छी नौकरी भी मिल जाए, इसकी सैलरी भी अच्छी हो। ऐसा सब कुछ तो नहीं होता ना। तुम्हें मैंने काम बता दिया है, अब बस ये तुम्हें नौकरी करना चाहती हो या नहीं। मैं तो तुम्हें यही मशवरा दूंगी कि तुम्हें ये काम करना चाहिए। एक तरफ इज्जत से खड़ी रहना, तुम्हारी माँ बीमार है, उन्हें सख्त इलाज की ज़रूरत है। तुम अगर ऐसे ही नौकरियों को छोड़ती रहोगी तो सोच लो क्या होगा आगे। और आगे जाकर अनमोल ने कहा, शायद तुम ठीक कहती हो। तुम्हारा बहुत एहसान है कि तुमने अपने ऑफिस में मेरे लिए नौकरी का इंतज़ाम किया। मैं कल से ही इस ऑफिस में आकर काम करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे जॉब का टाइम बता दो। टाइम वही है, सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक। पिक एंड ड्रॉप वो लोग तुम्हें खुद देंगे, और मेरी जानी पहचानी दोस्त भी वहाँ पर जॉब करती है। तुम्हें किसी भी तरह का कोई मसला नहीं होगा। अगर फिर भी कोई मसला हो तो तुम उससे कह देना, वो ज़रूर तुम्हारी कोई न कोई मदद करेगी। अब तुम भी आराम करो और मैं भी सोने के लिए जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज़। अनमोल फ़ोन बंद करने के बाद अपनी माँ के कमरे की जानिब चल दी। ये छोटा सा 3 कमरों का घर था। छोटी उम्र में ही वालिद के गुजरने के बाद अनमोल की माँ उसका ख्याल रखा करती थी। घरों में काम करके अनमोल को पाला था, लेकिन एफए की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें दिल का दौरा पड़ गया और एक हाथ भी मफलूज हो गया, और इस वजह से वो चलने फिरने से कासिर हो गई। तो घर में फाकों की नौबत आ गई। अनमोल ने अपनी पढ़ाई छोड़कर नौकरी करने का सोचा। एक स्कूल में वो उस्ताद के तौर पर पढ़ा रही थी, लेकिन वहाँ के लोग भी अच्छे नहीं थे। मजबूरन वो नौकरी भी छोड़नी पड़ी। अब उसने अपने मोहल्ले वाली की बहन से बात की थी, जो कि एक ऑफिस में काम करती थी, लेकिन अनमोल को इतना इन चीज़ों का कुछ पता नहीं था। उसके पास तजुर्बा और डिग्री थी, इसीलिए जो काम मुनासिब लगा वो करने के लिए तैयार हो गई थी। अनमोल को इस वक्त पैसों की सख्त ज़रूरत थी, उसके लिए वो भी कुछ भी कर सकती थी। फिर ये काम तो एक जगह खामोशी से खड़े रहकर चाय बनाने का ही था। कैंटीन में नौकरी करने का ऑप्शन बुरा नहीं था। अनमोल ने क्या कुछ नहीं सोचा था अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद, और एक अच्छी नौकरी के साथ अपनी माँ को अच्छा घर भी देगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इन खूबसूरत कांच सी आंखों के ख्वाब टूट कर चुप चुके थे। अनमोल ने तो हालात से समझौता कर लिया था। 21 साल की उम्र में वो यहाँ वहाँ नौकरी की तलाश में बहुत भटक रही थी। अपने वालिद के बाद अपनी माँ को खुद से दूर जाने नहीं दे सकती थी। अगर उन्हें कुछ हो गया तो इस पूरी दुनिया में अनमोल का कोई भी अपना नहीं बचेगा। कभी कभी ये ख्याल आता है तो अनमोल को अपनी जान निकलती महसूस होती थी। अनमोल की माँ ने भी तो अपनी हिम्मत से बढ़कर अनमोल के लिए काम किया था। अनमोल को पढ़ाना, कामयाब जिंदगी देना उनकी तो यही ख्वाहिश थी, लेकिन हालात ने उन्हें इस गाह पर ला खड़ा कर दिया कि वो रुपए रुपए की मोहताज हो गई। अनमोल खुद एक टाइम खाती थी ताकि दूसरे वक्त में उसकी माँ को अगर भूख लगे तो उनके घर में खाने के लिए कुछ मौजूद हो। इतने सख्त हालात के बावजूद भी अनमोल का अपने रब पर यकीन ख़त्म नहीं हुआ था। वो जानती थी कि अगर ये वक्त आजमाइश का है तो आने वाला वक्त उनके लिए मौजज़ों का होगा। वो सब्र से एक एक लम्हा ज़िंदगी का गुजार रही थी, लेकिन हालात थे कि एक एक के बाद एक मुश्किल तरीन होते चले जा रहे थे। अनमोल के लिए अब सब कुछ संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो हिम्मत ना हारने का फैसला कर चुकी थी। इशा की नमाज अदा करने के बाद अनमोल चाय नमाज पर बैठे हुए अपने रब से यही बातें कर रही थी कि या अल्लाह, तूने मेरे नसीब का रिस्क दुनिया पर उतारा है, तो मुझे उस तक पहुंचने के लिए रास्ता दिखा। मुझे हलाल और हराम की तमीज़ सिखा। मेरे रब, मुझसे जो भी गलतियां जाने अनजाने में हुई हैं इनके लिए मुझे माफ़ कर। मेरे हालात पर रहम कर, बेशक तो बेहतरीन रहम करने वाला है। अनमोल की वालिदा कमरे में लेटी हुई थी और अपनी चांद से हुस्न रखने वाली बेटी को देख रही थी, जो कि सहन में दुपट्टे के हॉल में मुकम्मल हुस्न के साथ अपने रब से बैठी हुई बातें कर रही थी। उन्होंने करवट लेकर अपनी आंखों में मौजूद आंसुओं को अपने अंदर उतारा था। क्या कमी थी उनकी बेटी में, कितनी खूबसूरत नेक सीरत, लेकिन तमाम हुस्न सिर्फ दौलत के आगे मान पड़ रहा था। शहजादी जैसा हुस्न रखने वाली उनकी बेटी फ़कीरों से बदतर ज़िंदगी गुजार रही थी। उन्होंने क्या कुछ नहीं सोचा था अपनी बेटी के लिए। शौहर के जाने के बाद भी खुद को उन्होंने जख्म लगा लिया था, खुद को रोक लगा लिया था, लेकिन अपनी बेटी को एक अच्छी ज़िंदगी दी थी। अब किस्मत ने उन्हें ऐसे दहाने पर ला खड़ा किया कि ज़िंदगी के मायने ही बदल गए। वो बेटी जिसको माँ पलकों पर बिठाकर रखती थी, गली मोहल्लों की खाक छानती है।
सारा दिन अपने नाजुक वजूद पर सोचों का इतना बोझ उठाया है कि पता नहीं कहाँ कहाँ फिरती रहती। उनका बस चले तो अपनी बेटी को अपने दिल में छुपा ले, लेकिन वो किसी काबिल भी नहीं रही थी। अपने ही बच्चे पर वो बोझ बन चुकी थी। काफ़ी देर तक जब अनमोल ने अपनी माँ को एक ही करवट लेटे देखा तो उठकर उनके पास आई और उन पर फूंक मारने के बाद अपनी माँ की पेशानी चूम कर बोली, क्या हुआ? आज मेरी अम्मा जान बहुत खामोश हैं। अनमोल की वालदा ने पलटकर उसे देखा तो अनमोल ने उनको रोते देखा और बोली, अम्मा क्या हो गया है? क्यों आप ऐसे लेटी हुई रोती रहती हैं? ये बात अल्लाह ताला को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उन्होंने अनमोल का हाथ लिया और अपने लबों से लगाकर बोली, मुझे तुमसे शर्म आती है अनमोल। मैंने तुम्हें एक कामयाब औरत बनते हुए देखना था और ऐसी लाचार देखती हूँ तो मुझे दुख होता है। अनमोल अपनी वालदा के साथ लेटे हुए उनका हाथ थाम कर बोली, आपसे किसने कहा मैं मजबूर और कमज़ोर हूँ माँ? मेरे पास आप हैं, मेरे अल्लाह का दिया हुआ हौसला है और आपको पता है मुझे नौकरी भी मिल गई है। आप ऐसे रोया ना करें, मेरे लिए दुआ किया करें। और बेटियां तो होती हैं माँ का दुख बांटने के लिए। आप क्यों खुद को मुझ पर बहुत समझने लगी हैं? मैं भी तो बचपन में छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपकी मोहताज थी। मैंने तो कभी खुद को आपका रकीब नहीं समझा। मैं तो हक से आपसे हर एक चीज़ मांगती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरा हक है आपकी एक एक चीज़ पर। तो अब आपको जब कुछ देने का वक्त आया तो मैं कैसे पीछे हट सकती हूँ? मुझे तो अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए जिसने मुझे वालिदैन की खिदमत करने का मौका दिया है। ज़िंदगी का ये वक्त भी गुजर जाएगा, बस आप मेरे साथ रहें, आप मुझे दुआएं दें, आप मेरे हक़ में दुआ करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द अच्छा वक्त आएगा। उन्होंने अपनी बेटी को देखा जो कि अपनी उम्र से भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। उन्होंने झुककर उसकी पेशानी पर बोसा लिया और बोली, मैं आखिरी मर्तबा रो रही हूँ, आइंदा कभी नहीं रोऊंगी। मुझे लगता था मेरी बेटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इसे मेरी हिम्मत और हौसले की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बेटी तो बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है और तो अपनी माँ को संभाल रही है। मेरी बेटी बड़ी हो गई है। अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हारा ये रूप भी देख लिया, वरना मेरा दिल अनजाने वसवसों में घिरा रहता है। सारा दिन जब तुम घर से बाहर होती हो तो न जाने तुम कहाँ होगी, क्या कर रही होगी। अनमोल ने अपनी माँ को बोलते हुए देखा तो मुस्कुराने लगी। यही तो उसका असल मकसद था, अपनी खामोश लेटी माँ को बुलवाना। उनकी आवाज़ से तो अनमोल को सुकून मिलता था। इस बात से बेखबर अनमोल की माँ अपनी बेटी से बातें करने लगी थी। काफ़ी देर तक माँ बेटी बातें करती रही। अचानक अनमोल ने देखा कि उसकी वालदा सो गई हैं। खुद भी अपनी माँ के पहलू में सो गई थी। ये सुकून की नींद उसे दिन भर की थकावट का मदावा महसूस हो रही थी। इतनी आजमाइश भरी जिंदगी के बाद भी अनमोल बहुत खुश थी कि उसके साथ उसकी माँ की दुआएं थी। माँ के बगैर तो इंसान बहुत जगह पर खुद को तन्हा पाता है। अनमोल को तो अल्लाह ताला ने इस जज्बे से नवाजा हुआ था। अगर उसकी वालदा भी ना होती तो अनमोल खुद नहीं सोच सकती मेरी दुनिया में वो क्या करती। अपनी माँ की ज़रूरत पूरा करने के लिए अनमोल नौकरी करती है, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह जानती है कि अगर माँ सर पर नहीं होती तो औलाद बहुत ओके ये पड़ जाती है। कोई भी उसका हमदर्द नहीं हो सकता जितनी उसकी माँ होती है। बस अपनी माँ के लिए हर एक तकलीफ, हर एक ठोकर बर्दाश्त करने के लिए तैयार थी। उसे आने वाले वक्त का नहीं पता था। अगली सुबह अनमोल ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी। वो बहुत मुतमईन थी कि उसे नौकरी मिल गई है। अपनी वालदा की दुआ के साथ घर से निकली और बड़ी बिल्डिंग के पास उतरकर अनमोल ने इस आलीशान बिल्डिंग को देखा था और उसका दिल बहुत खुश हुआ था, ये सोचकर ही कि वो यहाँ नौकरी करने वाली है। लेकिन फिर जल्दी से ये बात याद आई कि वो क्या नौकरी करने वाली है। यहाँ वो खाना सर्व करने वाली थी। सबका काम छोटा या बड़ा नहीं होता। इंसान को हर एक काम करना चाहिए, खुद को ही तसल्ली देती है। और इस ऑफिस के अंदर दाखिल हो चुकी थी। जब सिस्टर ये रहा किचन, आपने यहीं रहना है। कोई भी स्टाफ मेंबर आपको ऑर्डर देगा तो आपने वो चीज़ बनाकर ये वॉल बेल बजा देनी है। आपका काम समझ आ गया? अनमोल ने खामोशी से इस बात में सर हिलाया और किचन में चली गई। काफ़ी बड़े तर्ज का बना हुआ ये खूबसूरत सा किचन अनमोल को अच्छा लगा था। थोड़ी देर बाद ही 2-3 कप चाय का ऑर्डर आ गया। अनमोल जल्दी से चाय बनाने लगी। चाय बनाने के बाद उसने वही बेल बजा दी जो कि स्टाफ वाली लड़की उसे बता कर गई थी। एक लड़का आया और वो चाय उठाकर खामोशी से चला गया। अनमोल वहीं बैठी हुई खिड़की से नजर आने वाली सड़कों को देख रही थी। लोग यहाँ से वहाँ अपनी मंजिल की तरफ गामजन। तभी अनमोल को एक लड़के ने आकर कहा, एक अच्छी सी स्ट्रॉन्ग चाय बना दें, इसमें मीठा कम होना चाहिए। अनमोल ने कहा, जी ठीक है। अनमोल खड़ी हुई और चाय बनाने लगी। जैसे ही चाय मग डालने लगी, बेदहानी में उंगली में मौजूद चांदी का छल्ला उस मग में गिर गया
और अनमोल इस बात का ध्यान न कर सकी। वो चाय शमरोज शाह के सामने रखी गई तो उसने पहला ही घूंट भरा था। अचानक मुंह में कुछ घूमने की वजह से चाय बाहर की तरफ फेंक दी गई। शमरोज ने हैरत से चांदी के छल्ले को देखा था जो कि टेबल पर बड़ी काली फाइल पर चमक रहा था। शमरोज शाह ने गुस्से की हालत में अपने सेक्रेटरी को बुलाया और कहा, ये क्या पिला रहे हो मुझे, अंधे हो गए हो? तब उस सेक्रेटरी ने कहा, सर मेरी गलती नहीं है, चाय तो उस नई लड़की ने बनाई है। शमरोज शाह ने कहा, कौन सी लड़की, उसे बुला कर लाओ। थोड़ी देर बाद चादर के हाले से झांकता हुआ नाजुक सा वजूद शमरोज शाह के सामने आया। शमरोज शाह ने हैरत से उस पतली सी कांच जैसे हुस्न रखने वाली लड़की को देखा जो कि खौफ से अपनी आंखें बाहर चिपका रही थी। सुमेर शाह ने जब उसे इतने खौफ में देखा तो अपने गुस्से पर काबू पाते हुए बोला, ये चाय तुमने बनाई है? अनमोल ने सर को इस बात में हिलाया तो सुमेर शाह ने कहा, तो इसके अंदर ये छल्ला कैसे गिर गया? ये छल्ला मेरे हलक में चला जाता तो जानती हो ना मेरी जान भी जा सकती थी। अचानक इस तरह कहने पर अनमोल ने अपनी आंखें उठाकर शमरोज शाह को देखा और फिर अपने छल्ले को, फिर हाथ की उंगली को एक ऐसी मासूम सी हरकत करते हुए वो शमरोज शाह को काफ़ी अपनी तरफ मुतवज्जे कर चुकी थी। शमरोज शाह ने जब उसे खामोश देखा तो बोला, बताओ ये क्या हरकत थी, इस तरह काम करोगी तुम? तभी अनमोल ने कहा, देखें सर मुझसे गलती हो गई, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। शमरोज शाह ने कहा, ठीक है, ये आखिरी मौका दे रहा हूँ, दोबारा, आज पहला दिन था, सिर्फ इसलिए अगर दोबारा तुमने ऐसी कोई गलती की तो तुम इस नौकरी से खारिज कर दिया जाएगा। अनमोल वहाँ से चली गई जबकि शमरोज शाह उस छल्ले को देखा था जो कि बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया था। न जाने क्यों शमरोज शाह ने उठाकर एक टिश्यू में करके उसे अपनी जेब में रख लिया था। कैंटीन में आकर अनमोल ने अपना रुका हुआ सांस बहाल किया था। नौकरी के पहले दिन ही वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती थी? अनमोल को सरासर अपनी बेदहानी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वाकई अगर वो छल्ला सर के हलक में चला जाता तो अनमोल तेरा क्या होता? वो खुद को ही कोस रही थी तब एक स्टाफ मेंबर ने आकर उससे कहा, अगर हमारे लिए भी चाय बना देंगी तो बड़ा एहसान होगा। अनवर ने पलट कर देखा तो वो एक अजीब सी शक्ल वाला लड़का था जो कि बहुत ही कमीनगी से अनमोल को मुस्कुराते हुए देख रहा था। अनमोल ने कहा, जी बना देती हूँ। ये बात क्या करें, बहुत चाय बनाने लगी तो वो लड़का मुसलसल वहीं खड़ा हुआ था। अनमोल ने पलटकर उसे देखा और बोली, आप जाएं, मैं बनाकर भेज दूंगी। लेकिन वो लड़का बोला, मेरे यहाँ खड़े होने से आपको कोई परेशानी हो रही है? अनमोल ने कहा, मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही, लेकिन यहाँ के स्टाफ ने मुझे कहा है कि मुझे सिर्फ ऑर्डर मिलेगा, यहाँ आप खड़े होकर मुझे इस तरह डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये बात कहकर अनमोल दोबारा पीठ मोड़कर खड़ी हो गई, लेकिन वो इंसान वहीं स्लिप के साथ खड़ा रहा। अनमोल बहुत जल्दी जल्दी चाय बनाई और टेबल पर उसके सामने रख दी। तभी मुकाबिल नहीं चाय उठाकर अनमोल को देखा और एक घूंट भरकर बोला, आहा, आज तो चाय पीने का मज़ा ही आ गया। दिल भी खुश हो गया और आंखें भी। अनमोल ने घूर कर उस पर शर्म इंसान को देखा और फिर पीठ मोड़कर अपने काम में मसरूफ हो गई, जबकि वो कहका लगाकर हंसता हुआ किचन से निकलता चला गया। इसके जाने के बाद अनमोल ने दोनों हाथ स्लेब पर रखे और गहरे सांस लेने लगी। यही तो मसला था इस माशरे का, किसी भी औरत को आसानी से कुछ भी करने की इजाज़त नहीं थी। अगर वो घर में बैठी होती, बेशक भूखी प्यासी मर जाती, तो वो बापर्दा कहलाती। अगर वो बाहर निकलकर अपने लिए 2 पैसे कमा लेती तो उससे ज़्यादा घटिया और बदकिरदार लड़की इन दुनिया वालों के लिए कोई नहीं होती। अपने ही पैमाने हैं इन लोगों ने बनाए हुए थे कि अच्छी औरतें ऐसी होती हैं और बुरी औरतें ऐसी होती हैं। अपनी सोच का पैमाना नहीं बनाया हुआ होता कि अच्छी सोच कैसी होती है और बुरी सोच कैसी होती है। किसी ने सही कहा है, आईना बेचने वाला कभी भी आईना खुद नहीं देखता। यही हकीकत है इस माशरे की। मेरी रानी, मेरी बेटी, कैसा रहा तुम्हारा पहला दिन? अनमोल जैसे ही घर में दाखिल हुई तो उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए उसका इस्तकबाल किया था। अनमोल इतने अरसे के बाद अपनी माँ के चहकने की आवाज़ सुनकर काफ़ी खुश हुई और आगे बढ़कर उनके गिर्द बाहें डालकर बोली, दिन तो बहुत प्यारा गुजरा, मगर मैंने अपनी प्यारी अम्मा को इतना याद किया ना कि क्या ही बताऊं। मैं आपको उन्होंने मुस्कुराकर अनमोल के सर पर हाथ फेरा और बोली, कैसे लोग हैं, माहौल कैसा है, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? तभी अनमोल को आज वो ऑफिस में एक एम्प्लॉय याद आया जिसने उसको बहुत परेशान किया। लेकिन अनमोल ने अपनी वालदा से कहा, लोग वहाँ जैसे मर्जी हों, मैं तो वहाँ काम करने के लिए जाती हूँ ना, मुझे उनसे सरोकार है ही नहीं। अनमोल की वालदा ने कहा, ये तो तुम ठीक कह रही हो, तुम्हें उनसे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन बेटा जहाँ काम करते हैं वहाँ के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में इंसान को पता होना चाहिए कि उनका मिजाज, किरदार, आदत
कैसा है, सब समझ रही हो ना मेरी बात? अनमोल अपनी वालदा की बात में छुपा हुआ मतलब अच्छी तरह से समझ गई थी और बोली, अम्मा आप बेशक मुझ पर एतबार ना करें, लेकिन अपनी तरबियत पर ज़रूर एतबार करें। मेरे लिए इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप और आपकी सेहत है। उन्होंने तड़प कर अपनी बेटी को देखा और बोली, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे तुम पर अपनी जान से भी ज़्यादा एतबार है। लेकिन जिस माशरे में, जिस दुनिया में हम रहते हैं ना, वहाँ के लोग वैसे नहीं हैं बेटी जैसे नज़र आते हैं। कभी भी किसी को खुद पर इतना इख्तियार नहीं देना कि वो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करके चला जाए। माँ बाप के अलावा हर रिश्ता इंसान के लिए आग की तरह होता है। हर इंसान को चाहिए कि इस आग से अपने आप को बचाए, ना कि इस आग में खुद ही कूद पड़े। अनमोल ने कहा, जी बिल्कुल अम्मा, मैं खुद को और आपको कभी भी किसी ऐसी आग की नज़र नहीं होने दूंगी जो कि हमारा सुख, चैन और ज़िंदगी की खुशियाँ ही जलाकर राख कर दे। उन्होंने कहा, शाबाश मेरी बच्ची, बस मैं तुमसे यही कहूँगी कि मेरे बाद भी अपने किरदार की पुख्तगी पर कायम रहना, कभी भी समझौता न करना। जहाँ बात तुम्हारी इज्जत की आए तो लड़ जाना, क्योंकि अपने हक के लिए लड़ने का हुक्म तो हमें अल्लाह ने भी दिया है। अनमोल ने कहा, अम्मा क्या हो गया, आप कैसी बातें कर रही हैं? अल्लाह न करे आपको कुछ हो, बल्कि आप उठें, आए, हम खाना खाते हैं, मुझे भूख लग रही है। मैं आपको बताती हूँ बिल्डिंग कितनी खूबसूरत थी और वहाँ क्या काम होता है। अनमोल अपनी वालदा का जहन बटाने में कामयाब हो चुकी थी, लेकिन वो एक माँ थी। अनमोल अच्छी तरह से जानती थी कि उनका फिक्रमंद होना बहुत ज़रूरी था, और इस पर वो काफ़ी खुश भी थी कि कोई तो है जो अनमोल के दिल से फिक्र करता है। बेशक माँ बाप की मोहब्बत का मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता। शमरोज़, तुम कब तक खुद को ऐसे ही चीज़ों में उलझा कर रखोगे? अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में कुछ सोचा भी है या नहीं? शमरोज़ शाह की वालदा उसके कमरे में बैठी हुई उससे सवाल कर रही थी। शमरोज़ शाह ने लैपटॉप एक साइड पर रखा और फिर बोला, क्या सोचना है? ज़िंदगी में जो कुछ हम सोचते हैं ना, वो कभी भी नहीं होता। तो इसीलिए वक्त आने पर जो जो चीज़ें हमारे साथ होती हैं, हम उन्हीं के साथ समझौता करते हैं और ऐसे ही ज़िंदगी गुजर जाती है। उन्होंने अपने माथे पर हाथ मारा और बोली, ये तुम मुझे बातों में ना लपेटो, मैं तुम्हारा कोई बिजनेस पार्टनर नहीं हूँ, आई समझ। मेरी बात का सीधी तरह से जवाब दिया करो। शमरोज़ शाह ने अपनी खूबसूरत माँ को जब गुस्से में देखा तो मुस्कुराता हुआ उनकी गोद में सर लग के लेट गया और बोला, अच्छा बताएं मुझे, क्या कह रही हैं आप? सीधी तरह बोले। मैं सीधी तरह जवाब दूंगा। तब उन्होंने कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो, अपना घर बसाओ, बाल बच्चे देखो। मेरी भी तो ख्वाहिश है मैं तुम्हारे बच्चों के साथ खेलूं कूदूं। जबकि शमरोज़ की आंखों में एक साया सा लहराकर गुम हो गया और वो बोला, क्या मतलब है खेलूं कूदूं? अभी तो आपके घुटनों में दर्द था। उन्होंने अपने बेटे के सर पर प्यार से एक चपेट लगाई और बोली, तुम मुझे क्यों बात बात पर लपेट लेते हो? 28 साल के हो चुके हो, तुम्हारा दिल नहीं करता कि कोई हो तुम्हारे नाज नखरे उठाने वाले? शमरोज़ ने कहा, दिल करता है ना, और आप हैं तो सही मेरे नाज नखरे उठाने वाली, तो मुझे किसी और की मोहब्बत की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जबकि उन्होंने अपने बेटे को देखा और बोली, मुझे बहुत ही ज़्यादा हैरत होती है शमरोज़ तुम पर कि तुम मेरे बेटे हो। मैंने तो कभी अपने वालिदैन को इतना तंग नहीं किया जितना तुम मुझे और शाह साईं को करते हो। शमरोज़ शाह ने अपनी वालदा के हाथ चूमे और बोला, इसीलिए ना, साईं जो इंसान करता है वो नहीं होता उसकी ज़िंदगी में। अब तो आप समझ गए ना, और बेफिक्र रहें, वक्त आने पर शादी भी कर लूँगा। फ़िलहाल मुझे बिज़नेस मीटिंग की तैयारी करने दें। वो भी खामोश हो गई। शमरोज़ शाह उनके बड़े बेटे थे, जबकि छोटे बेटे की बात वो अपनी बहन की बेटी से तय कर चुकी थी और कुछ महीने बाद उनकी शादी थी। शमरोज़ शाह तो शादी के लिए हामी नहीं भरते थे। ये छोटा सा घराना खुशियों भरा था, सब लोग यहाँ खुश थे, दौलत की रेल पेल थी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। बस शमरोज़ शाह की वालदा को उसकी शादी की फ़िक्र रहती थी, क्योंकि उनका नकचढ़ा शहज़ादा कभी भी शादी करने के लिए हामी ही नहीं भरता था। और ये बात वो कह कह कर थक चुकी थी कि उन्हें शौक़ है वो अपने बच्चों के बच्चों को खिलाएं। छोटे बेटे ने इस बात पर अमल तो कर लिया था, मगर बड़े बेटे को इस बात के लिए राज़ी करना ऊँट को रिक्शे में बिठाने के बराबर साबित हो रहा था। ये शमरोज़ शाह के कोट से छल्ला निकला है। और फिर जब मैंने पूछा तो उसकी ज़िंदगी में कोई लड़की भी नहीं है। आप मुझे बताएं अब मैं क्या करूं? तो तुम्हें क्या ज़रूरत थी उसके कोट की छानबीन करने की? अरे मैंने नहीं छानबीन की शाह साईं, मेरी बात सुने। ये ना मुलाजमा ने मुझे आकर दिया है, वो कपड़े धोने के लिए जा रही थी तब कोट से निकल कर गिरा है। मैंने सोचा मेरा बेटा मेरा दोस्त है, मुझे बताएगा कि अपने दिल की बात। मैंने जाकर पूछा तो आगे से नवाब साहब कहता है कर लेंगे शादी वक्त पर।
اب بتائیں ذرا کیا کروں؟ کیا کریں گے ہم؟ کچھ بھی نہ کریں، وہ کہہ تو رہا ہے کر لے گا شادی۔ کیا مطلب وہ کہہ تو رہا ہے؟ اس نے کہا اور ہم مان لیں؟ 28 سال کا ہو گیا ہے وہ، 5 سال بعد اس کے سفید بال آ جائیں گے۔ انہوں نے مسکرا کر اپنی بیوی کو دیکھا جو کہ اس وقت عجیب عجیب باتیں کر رہی تھی، اور بولیں 5 سال گزرنے میں ابھی بہت وقت ہے، سفید بال آنے سے پہلے تمہارا صاحبزادہ شادی کر لے گا۔ چھوٹے شاہ اگر آپ برا نہ مانیں تو آپ سے ایک بات پوچھیں؟ بابا سائیں کیا ہو گیا ہے؟ آپ بھی اماں کی طرح مجھ پر طنز کرنے لگے ہیں؟ ارے طنز نہیں کر رہے، ہم بس تم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ تمہاری اماں صحیح چاہتی ہے کہ تم شادی کر لو، تو تم اس بات کو کیوں نہیں مان لیتے؟ اتنا غلط مطالبہ بھی نہیں ہے ان کا کہ اس بات کو نظر انداز کیا جا سکے۔ اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو وہ بتا دو۔ شمروز شاہ اس وقت اپنے والد کے ساتھ آفس کی طرف روانہ تھا جب انہوں نے اپنے بیٹے کا موڈ اچھا دیکھ کر یہ بات چھیڑی تھی۔ نہیں بابا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں دراصل ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، اور اماں سائیں بات ہی نہیں مان رہی۔ انہوں نے کہا لیکن تم یہ شادی کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ بابا سائیں وہ ابھی جواب دیتا، اتنی دیر میں ایک گاڑی نے ان کی گاڑی کو زور سے ٹکر مار کر دونوں باپ بیٹے کو بے حد زخمی ہو کر اسپتال پہنچا دیا۔ یہ سب بہت جلدی میں ہوا، جبکہ دوسری طرف جو خبر شمروز شاہ کو ملی وہ سن کر اس کے دماغ کی رگیں پھٹنے کے قریب تھیں۔ جو ٹینڈر حاصل کرنے کے لیے پرسنٹیج اس نے بنائی تھی وہ ہو چکی تھی، اور یہ ساری باتیں ایک ہی دن رونما ہوئی تھیں، ایکسیڈنٹ ہونا اور دوسرا وہ فوٹیج غائب ہونا۔ شمروز شاہ مینٹلی اور فزیکلی دونوں طرح سے نقصان پہنچائے جانے کی کوشش تھی، جس میں مقابل پارٹی بہت اچھی طرح کامیاب ہو گئی تھی۔ شمروز شاہ نے اپنے والد کی خیریت پوچھی، انہیں گھر روانہ کرنے کے بعد خود آفس پہنچا۔ وہ تمام لوگ اس سے پوچھ گچھ کر رہا تھا، لیکن کوئی بھی اس چیز کی حامی نہیں بھر رہا تھا کہ آفس میں کون گیا ہے۔ اس طرف انہوں نے CCTV کیمرہ بھی نہیں لگایا ہوا تھا، کیونکہ آج سے پہلے ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ لیکن آج شمروز کو اپنی اس حرکت پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ وہ اتنا بڑا احمق کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی اہم پریزنٹیشن اس نے اپنے آفس میں چھوڑ دی۔ آفس بھی ہر وقت لوگوں کے آنے جانے سے بھرا رہتا ہے۔ اس وقت گہری سوچ میں مبتلا تھا جب اس کی نظر ٹیبل کے ڈرا پر پڑی تو وہاں موجود کیش میں کچھ گڑبڑ نظر آئی۔ شمروز شاہ نے جھک کر دیکھا تو اس میں سے کچھ پیسے کم تھے۔ یہ رقم آفس کے اسٹاف کے لیے بونس کے طور پر نکلوائی گئی تھی، لیکن بہت ہی مشکوک ترین بات یہ تھی کہ اس میں سے پیسے کم تھے۔ شمروز نے پورے آفس کے اسٹاف کو لائن میں کھڑا کیا ہوا تھا اور ان سے پوچھ گچھ کی گئی۔ اس سب میں اچانک شمروز کو یاد آیا کہ وہ لڑکی تو چائے بنانے کی وجہ اچھے سے پورے آفس میں بہت زیادہ مشہور ہے۔ شمروز شاہ نے اسٹاف سے پوچھا وہ لڑکی کہاں ہے؟ تب اس نے بتایا کہ اس کی والدہ کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے اور وہ اپنی ماں کے پاس ہاسپٹل میں ہے۔ شمروز شاہ کے دماغ نے بہت تیزی سے کام کرنا شروع کیا۔ آفس تک پہنچنا، چائے بنانا اور پھر آج پیسوں سے اس کا آج کے دن ہی اپنی ماں کو اسپتال لے کر جانا، یہ سب کچھ شمروز شاہ کو کافی مشکوک لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے اسٹاف سے کہہ کر اس لڑکی کی ساری ہسٹری نکلوائی تھی۔ اس کے ماضی میں کچھ مشکوک نہیں نکلا تھا، لیکن پھر بھی شمروز شاہ کو کسی بھی طرح سکون نہیں مل رہا تھا۔ اس نے ایک سیکرٹری کو ساتھ لیا اور اس کے ساتھ پہنچا، جہاں پر انمول اپنی والدہ کی خیریت کی دعائیں مانگتی نظر آئیں، لیکن اسے اپنی سرخ آنکھوں سے گھورا اور بولا، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے آفس میں گھس کر میرے ہی پیسوں میں سے پیسے چوری کرنے کی؟ جبکہ انمول اپنی چوری پکڑے جانے پر بہت ہی زیادہ شرمندہ تھی۔ انمول نے ہاتھ جوڑے اور روتے ہوئے بولی، سر میں جانتی ہوں میں نے یہ بہت ہی گھٹیا حرکت کی ہے، لیکن میرا یقین کرے میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، اور پھر آپ کے کمرے میں جب میں کپ اٹھانے کے لیے گئی تو وہاں مجھے پیسے نظر آئے، مگر میرا اعتبار کریں میں نے 10,000 سے زیادہ 1 روپیہ بھی نہیں لیا۔ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، میری والدہ بہت ہی زیادہ بیمار ہے، اگر وقت پر انہیں ٹریٹمنٹ نہیں ملتا تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ شمروز شاہ نے اس لڑکی کو دیکھا جو کہ خوف سے کانپ رہی تھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے غصے کو قابو کرتے ہوئے بولا، جو بھی ہو چوری کرنا ایک بڑا گناہ ہے اور اس کی سزا ضرور ملے گی۔ انمول نے اپنے آنسو صاف کیے اور شمروز کی جانب دیکھ کر بولی، آپ مجھے جو سزا دیں گے مجھے منظور ہے، لیکن پلیز اس وقت یہاں تماشا مت لگائیں، میری والدہ کی پھر بہت زیادہ خراب ہے، کل آفس آ کر آپ سے بات کروں گی اس بارے میں، آپ جو سزا دیں گے مجھے منظور ہوگی۔ شمروز شاہ نے کہا، تو وہ تو تمہیں منظور کرنی ہی پڑے گی، ورنہ میں تم پر زندگی اتنی تنگ کر دوں گا کہ تم میں زندگی جینے کی امید نہیں ہوگی۔ کل 11 بجے تم مجھے میرے آفس میں ملنا لڑکی، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ انمول نے کہا، جی سر آپ بے فکر رہیں، میں پہنچ جاؤں گی۔ شمروز شاہ واپس اسپتال سے نکلتا چلا گیا۔
सारे रास्ते वो फुटेज देखता आया, लेकिन ऑफिस के स्टाफ के अलावा ऑफिस में ना कोई आया। अनमोल पर शक करना एक बेवकूफ़ी थी। इतने सारे पैसे होने के बावजूद भी 10,000 की रकम निकालने वाला कोई इस प्रेजेंटेशन का क्या करेगा जिसके बारे में उसे कोई इल्म ही नहीं है। और वो कोट जो शमरोज़ शाह ने अपनी प्रेजेंटेशन पर लगाया हुआ है, उसके बारे में तो किसी को इल्म नहीं है। इन लोगों के जो प्रेजेंटेशन में इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, ये सब क्या हो रहा है, शमरोज़ को खुद समझ नहीं आ रहा था। अचानक से दिमाग में बहुत तेज़ी से काम करना शुरू किया। आपने ऑफिस में दरवाज़ा बंद करने के बाद उसने अपनी तस्वीर वाले प्रिंटिंग को थोड़ा सा हिलाया तो एक बटन की शक्ल में लगा हुआ छोटा सा कैमरा शमरोज़ शाह सामने नुमाया हो चुका था। जाने अनजाने किसी वक्त में किसी सीसीटीवी के अंदर लगवाया था जो आज उसके काम आ रहा था। उसकी फुटेज चेक करने के बाद शमरोज़ की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। उस लड़की को मासूम समझकर वहाँ छोड़ आया था और माफ़ करने का इरादा भी रखता था। बस छोटी सी लड़की ने इतना बड़ा काम कर दिया था। शमरोज़ को अपनी अक्ल पर गुस्सा आ रहा था जो कि लोगों की पहचान ही नहीं कर पा रहा था। कहाँ उसे मासूम समझ रहा था और बेवजह गुस्सा करने के लिए पछता रहा था। 10,000 की नहीं थी बात, चोरी की थी, और वो बात भी शमरोज़ ने ख़त्म कर दी। लेकिन अब जो फुटेज उसके सामने चल रही थी वो देखकर शमरोज़ शाह को गुस्सा आया था। थोड़ी देर बाद वक़ार के सामने बैठा हुआ था और बार बार अपनी टाई ठीक कर रहा था और माथे पर आया हुआ पसीना शमरोज़ शाह की जानिब देखा। बोला, अगर तुम खुद मुझे सारी हकीकत बता दोगे तो हो सकता है मैं कोई रियायत कर लूँ तुम्हारे साथ, वरना मैंने अगर बतानी शुरू की तो। वक़ार ने कहा, सर आप क्या कह रहे हैं? तब शमरोज़ ने टेबल पर हाथ मारा और बोला, ये बताओ तुम्हारा और अनमोल का क्या चक्कर है? तुम दोनों ने मिलकर मेरे ऑफिस से प्रेजेंटेशन गायब की और फिर किसी को दी। सच सच बताओ। वक़ार ने ये बात सुनी और फिर पास पड़े हुए ग्लास में पानी पीने के बाद बोला, सर मैंने अनमोल को मना भी किया था कि मुखालिफ पार्टी के साथ हाथ मिलाकर बहुत बड़ा नुकसान कर रही है, लेकिन उसने मुझसे मिन्नतें की, हाथ जोड़ दिए कि अपनी माँ की बीमारी का इलाज करवाना है। तो मैंने उसे बता दिया कि ये डील करोड़ों की हुई है, इसे अपनी माँ के इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थी। मेरा यकीन करें, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। मैंने बस उसे एक बात बताई थी। कार के बाद से मैं बोला, ठीक है तो जाओ, लेकिन तुम अनमोल से कोई भी बात नहीं करोगे। अगर मैंने देखा कि तुमने उसे वक्त की है तो तुम्हारी सिंपैथी भी मेरे किसी काम नहीं आएगी। वक़ार सर हिलाकर वहाँ से निकल गया। ऑफिस से बाहर निकलने के बाद वक़ार ने एक और ठंडी सांस हवा में खारिज करते हुए अपने केबिन की जानिब कदम बढ़ाए, जबकि अपनी कुर्सी के साथ टेक लगाकर आंखें मूंद ली। एक लड़की जो कि दिखने में बेहद मासूम और नाजुक नज़र आती थी, अपने अंदर इतना हौसला लिए बैठी थी कि मुखालिफ पार्टी का रुकन बन के वो उनके ऑफिस में आई। उसने अपनी पहचान भी ऐसी बना ली कि कोई उस पर शक नहीं कर सकता था। गरीब लाचार उसकी जानिब को एक बार देख ले तो तरस खाए बगैर नहीं रहता था। शमरोज़ शाह को भी तरस ही आया था। इतनी खूबसूरत होने के बाद भी नसीब की ठोक रोक रही थी। वो तो यही सोचकर परेशान था कि एक लड़की उसके ऑफिस में नौकरी करती है, बहुत से लोगों को जानता है, उनकी नज़रें पहचानता है। ऑफिस में तमाम कोलीग्स को ये बात साफ अल्फाज में कह रही थी कि काम के अलावा किसी भी लड़की से कोई फालतू बात नहीं होगी, और अगर किसी ने ज़्यादा बात करने की कोशिश की तो शमरोज़ किसी बताई जाएगी और उस वक्त उस पर एक्शन लेगा। फिर जो नतीजा निकलेगा मुकाबिल उसका खुद जिम्मेदार होगा। ये बात सुनकर तमाम लोग अपने ही कौल में सिमट कर रह गए थे, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते थे कि वो कह देता था, उस पर कायम रहता था, इधर की दुनिया उधर हो जाए, लेकिन शमरोज़ शाह अपनी बात से पीछे नहीं हटता था। यही वजह थी कि शमरोज़ शाह की कंपनी की कामयाबी के तमाम लोग एक दूसरे के साथ मुखलिस थे। लेकिन जो नुकसान अनमोल ने शमरोज़ शाह की कंपनी को पहुंचाया था वो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं था। इस बात का अच्छे से हिसाब लेने का इरादा रखता था। टीवी पर भी यही न्यूज़ गर्दिश कर रही थी कि शाह इंडस्ट्री ने एक बहुत बड़े टेंडर को अपने हाथों से आसानी से जाने दिया, जबकि खान इंडस्ट्री के उन्होंने एक अच्छी प्रेजेंटेशन पेश करके वो टेंडर हासिल कर लिया है। इंटरनेशनली तौर पर इस कंपनी को बहुत ज़्यादा फेम मिल रहा है। उनकी कामयाबी से कोई मसला नहीं था, लेकिन वो अच्छी तरह से जानता था कि ये नीच हरकत खान इंडस्ट्री के ऑनर ने ही करवाई है। वो इंसान शुरू ही से शमरोज़ के ख़िलाफ़ था, कोई मौका नहीं जाने देता था उसे नीचे दिखाने का, और अब तो उसने ऑफिस में घुसकर अपनी ताकत दिखाई। इस चीज़ का बराबर हिसाब लेने का इरादा रखता था, लेकिन जो कुछ हुआ वो बहुत ही ज़्यादा हैरान कुन था।
کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کتنی آسانی سے اس کے آفس میں آ کر وہ پریزنٹیشن لے کر چلا بھی جائے اور شاہ کو اس بات کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے اپنے آفس کے باہر CCTV کیمرہ لگوایا تھا، کیونکہ شمروز شاہ کی عادت تھی وہ ایک مرتبہ غلطی کر لیتا اسے ساری زندگی دوبارہ نہیں دہراتا تھا۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا، لیکن آنے والے وقت کے لیے ایک اچھی تیاری کر لی تھی۔ اپنے والد کی طبیعت پوچھنے کے بعد گھر آ گیا تو کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ چلا دیکھ کر 1 منٹ کا معصوم چہرہ یاد آیا۔ وہ کتنی آسانی سے اس عورت کے ہاتھوں بیوقوف بن گیا۔ شمروز نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب کبھی بھی کسی کی شکل دیکھ کر اس کی باتوں میں آ کر اپنی کمزوری اس کے ہاتھوں میں نہیں دے گا۔ ایک لڑکی اچھی لگی تھی، اس نے بھی اتنا بڑا دھوکہ دے دیا۔ پیار کے معاملے میں بہت ہی زیادہ بدنصیب ثابت ہو رہا تھا۔ اسے پیسے لینے کا دکھ نہیں تھا، لیکن انمول کا دھوکے نے شمروز شاہ کو اندر سے توڑ دیا تھا۔ شمروز شاہ کے والد نے اسے خاموش دیکھا تو پوچھا، کیا بات ہے، اتنے چپ چپ کیوں ہو؟ ٹینڈر کی وجہ سے؟ تب شمروز شاہ نے کہا، نہیں، آپ کا بیٹا اتنا کمزور نہیں ہے کہ اس جائیداد کے لیے کوئی دل چھوٹا کرے۔ میں تو بس اس لیے خاموش ہوں کہ اس بار دھوکہ کسی معصوم نے دیا ہے۔ معصوم بھی کہاں سے؟ تو میں تو معصوم سمجھ رہا تھا، بس غلطی ہو گئی۔ شمروز کی اماں سائی نے کہا، غلطی انسانوں سے ہوتی ہے بیٹا، اصل سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنی غلطی سے سیکھے اور آئندہ کے لیے ایسی غلطی سے پرہیز کرے۔ تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ جس فیلڈ میں تم کام کر رہے ہو وہاں چلتے پھرتے تمہیں ایسے سانپوں کا سامنا ہوگا جو کہ ڈسیں گے بھی اور مرہم لگانے کے لیے بھی سب سے پہلے خود ہی پہنچیں گے۔ تمہیں چاہیے کہ سانپوں میں اور انسانوں میں فرق کرنے کی ایک اچھی عادت بنا لو۔ زندگی میں ساری عمر کامیاب رہو گے۔ اگر ایسے ہی سانپوں پر ترس کھا کر انہیں دودھ پلاتے رہے تو دھوکے کی اور ڈسنے کی تکلیف بالکل بھی نہیں ہوگی۔ اپنے اعتبار، محبت اور وقت کی تکلیف زیادہ ہوگی۔ شمروز شاہ بولا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، زخم کو ناسور بننے سے پہلے ہی اسے کاٹ کر الگ کر دینا چاہیے، ورنہ آگے چل کر بہت تکلیف دیتا ہے آپ کو۔ اپنے بیٹے پر بس اتنا یقین رکھنا ہے کہ میں کل کو کوئی فیصلہ کروں تو آپ کو پتہ ہو کہ مجھے پورا یقین ہے کہ میرا بیٹا کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ساری دنیا تمہارے خلاف ہو جائے گی، تب بھی تم اپنی اماں سائیں کو ہمیشہ اپنے ساتھ کھڑا پاؤ گے۔ مسکرا کر ان کا ہاتھ چوما تھا اور کچھ سوچتے ہوئے خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ سر، میں مانتی ہوں کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، لیکن جو سزا آپ مجھے دے رہے ہیں یہ بہت ہی زیادہ بھیانک، بری ہے۔ میں نے اتنی بڑی رقم نہیں چوری کی تھی جس کے لیے آپ مجھ سے میری عزت مانگ رہے ہیں۔ آپ بات ہی مت کریں، آپ نے کیا کیا ہے؟ اگر آپ مر کر دوبارہ بھی پیدا ہو جائیں گی نا تو اس رقم کا مداوع نہیں کر سکتی جو آپ کی وجہ سے میرے ہاتھ سے گئی ہے۔ انمول نے کہا، سر لیکن آپ میرا یقین کریں، میں آپ سے معافی مانگ چکی ہوں، سے غلطی ہو گئی۔ 10,000 کے پیچھے آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہی رات؟ آپ کو ذرا احساس ہے شریف لڑکی کے لیے کتنی بڑی بات ہوتی ہے، لڑکی جس کے سر پر باپ نہ ہو؟ تبھی شمروز ہنستا وہ بولا، تو پھر میں کہوں گا کہ اچھا ہوا کہ آپ کے والد صاحب نہیں ہیں، وہ اپنی بیٹی کو اس روپ میں کیسے دیکھ سکتے تھے؟ انمول نے کہا، دیکھیں سر، آپ کی مجرم میں ہوں، آپ مجھ تک محدود رہیں، میرے والد صاحب کو کچھ بات کہیں، آپ اپنی حد پار کر رہے ہیں۔ تو شمروز غصے سے انمول کی جانب بڑھا اور اس کے بازو جکڑتے بولا، میں اپنی حد پار کر رہا ہوں یا تم اپنی حد پار کر چکی ہو؟ احساس ہے تم نے کیا حرکت کی ہے؟ 10,000 دوسرا جھوٹ، تم نے ہماری کمپنی کی؟ کیا کمپنی کی؟ ایک دم شمروز شاہ کو خاموش ہونے پر انمول نے پوچھا۔ سب کے شمروز شاہ نے کہا، میں تمہیں بتا چکا ہوں، چپ چاپ میرے ساتھ ایک رات گزارو، یہ معاملہ میں یہیں ختم کرو، ورنہ انمول نے اپنی آنکھیں صاف کی اور بولی، سر میرا قصور اتنا نہیں، زیادتی کر رہے ہیں آپ۔ شمروز نے آگے بڑھ کر اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا، جیسے بغیر بتائے تو میرے کمرے میں آ کر پیسے لے جا سکتی ہو، ایسے بغیر بتائے میں بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ انمول نے جب شمروز کے قدم اپنی جانب بڑھتے دیکھے تو پیچھے کی جانب قدم لینے لگی اور اپنی چادر کو مضبوطی سے تھام لیا۔ دیکھیں سر، بہت غلط کر رہے ہیں، جبکہ شمروز شاہ نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا، تم بہت غلط پہلے ہی کر چکے ہو۔ اس سے پہلے شمروز کوئی حد پار کرتا انمول روتے ہوئے بولی، مجھ پر بس ایک احسان کریں کہ مجھ سے نکاح کر لیں، میں اس کو بوجھ کو نہیں اٹھا سکتی کہ میری ماں کی تربیت مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دے رہی۔ میں آپ کی سزا سہنے کے لیے تیار ہوں، مگر مجھے میری نظر میں نہ گرائے۔ یہ بات کہتے ہوئے انمول نے شمروز شاہ کے پاؤں پکڑ لیے تھے
शमरोज ने उसके कांधों से थाम कर उसे खड़ा किया, अपने मुंह पर हाथ फेर कर गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ, निकाह कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ एक रात के लिए। अगले दिन से तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। अनमोल खामोश खड़ी रही। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि 10,000 के बदले से इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही। इतने बड़े ऑफिस में 10,000 के तौर पर उसे अपनी इज्जत दांव पर लगानी पड़ रही थी। थोड़ी देर बाद शमरोज का निकाह अनमोल के साथ हो गया, इसी ऑफिस में 4 लोगों की मौजूदगी में। उसी वक्त कुर्सी पर पत्थर की मूरत बनी बैठी थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि एकदम उसकी ज़िंदगी में ये सब क्या हो गया। शमरोज उसे बाजुओं से पकड़कर अपने प्राइवेट रूम में ले गया, जबकि दूसरी तरफ अनमोल से चारों तरफ देख रही थी। जब शमरोज ने अनमोल के कांधों पर हाथ रखा तो अनमोल ने खौफ से उसकी जानिब देखा था। कुछ बोलने के लिए उसने अपने लबों को खोला ही था, तभी शमरोज शाह की बर्दाश्त जवाब दी गई और वो अपनी हर हद पार करते हुए अनमोल में गुम होता चला गया। न जाने कितनी प्यास थी जो बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। अनमोल के नाजुक वजूद के लिए मुकाबिल की गर्म चादर जानलेवा साबित हो रही थी। लम्हा लम्हा बढ़ती शिद्दत ने उसे बेहाल कर दिया था, मगर शमरोज शाह ने उस पर ज़रा बराबर भी रहम नहीं खाया और उसकी बढ़ती हुई मज़ाहमत को खुद में कैद करते अनमोल को खामोश करवा दिया गया था। न जाने कितनी ही देर अनमोल खुद को आईने में देखती रही। वॉशरूम से बाहर आई तो उसने देखा अनमोल की चादर शमरोज के सर के नीचे। चादर लेकर जल्दी यहाँ से निकलना चाहती थी, मगर जैसे ही अनमोल झुकी तभी शमरोज ने उसकी कलाई थामी और अनमोल को खुद पर गिराया और ख़ुद पहलू बदल कर उस पर काबिज हुआ। अचानक अनमोल चीखते चीखते रह गई। शमरोज शाह ने अनजाने एहसास के तहत उसके माथे पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, खफा हो मुझसे? अनमोल अपनी आंखें उसकी जानिब उठाई, जो पूरी रात से उसे अपने आंसुओं को रोके बैठी थी। शमरोज शाह की नरमी पर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। शमरोज शाह ने उसे रोने दिया। थोड़ी देर बाद जब वो खामोश हुई तो सहारे से अपने साथ बिठाया, न उसके आंसू साफ किए। अनमोल ने एक नज़र उस सितमगर को देखा और फिर बोली, आप मुझे जल्दी से तलाक देना, मुझे घर जाना है, अम्मी इंतज़ार कर रही होंगी। शमरोज शाह ने उसकी नाजुक गर्दन पर शिद्दत के निशान देखे तो अपने लब भींचते हुए बोला, अगर मैं ऐसा ना करूं तो? अचानक अपनी सुर्ख आंखें उठाकर शमरोज शाह को देखा और बोली, जो आपको चाहिए था आप मुझसे ले चुके हैं, मुझे जाने दें। शमरोज शाह ने उसे खुद से करीब किया और बोला, लेकिन मेरा तो दिल नहीं भरा, कैसे आज़ाद कर दूं? अनमोल ने खूबसूरत और वजीह मर्द को देखा, फिर दिल पर पत्थर रखकर बोली, यानी कि आप मुझे अपनी रखेल बनाना चाहते हैं? ये अल्फाज सुनकर शमरोज शाह ने गुस्से से कहा, मेरे पास अगर वक्त होता तो तुम्हें इस चीज़ का जवाब देता, लेकिन फ़िलहाल तुम जाओ अपनी वालदा के पास। शाम के वक्त मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा, तुम्हें कहीं लेकर जाना है, शाम को तैयार रहना। अनमोल ने कहा, लेकिन मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। तभी शमरोज शाह एक जसारत के बाद बोला, बोलती कड़वा हो लेकिन तुम हो बहुत मीठी। उसकी बात का मतलब समझकर अनमोल सुर्ख गुलाब हुई थी। शमरोज शाह की गिरफ्त से भागते हुए निकल गई थी। शमरोज बहुत सुकून महसूस कर रहा था। उसे पता ही नहीं चला कब नाजुक सी लड़की शमरोज शाह के दिल में जगह बना गई थी। जब ये कसूरवार साबित न हो सकी तब शाम को अपने ही आप पर गुस्सा आया था। उसने वक़ार से पूछ लिया कि अनमोल के साथ वो क्या कर रहा था, लेकिन अनमोल से नहीं पूछा कि वक़ार वहाँ क्या करने आया था। असल में वो वक़ार को अपने ऑफिस में आता देखकर भी नज़रअंदाज करके बाद में बिगड़ी सी कड़ा जोड़ गई थी। ये बात बताकर वो अनमोल को खुद दूर नहीं करना चाहता था। निकाह के मजबूत बंधन में बांध कर वो अपनी अम्मा साईं से इस बारे में बात करने का इरादा रखता था। क्या कर लिया तुमने? मुझे बताया भी नहीं। मैं कौन सा तुम्हारी मोहब्बत की दुश्मन बनी हुई थी? अपनी माँ से तुमने इतनी बड़ी बात छुपाई? मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी मेरा बेटा निकाह करने के बाद अपनी अम्मा साईं को बताएगा। पहले मैं बता देते, मैं कौन सा? बेगम बस करें, बच्चे ने बता दिया ना, अब खुश दिली का मुजाहरा करें और इस बच्ची को घर लाने की तैयारी करें। आपको तो खुश होना चाहिए। तभी उनकी बेगम ने कहा, पता नहीं कैसी लड़की होगी। शमरोज ने कहा, आपको नज़र में पसंद आ जाएगी। वालदा ने कहा, ठीक है, बस पसंद तो मुझे आ जाएगी, मेरे बेटे की पसंद है, लेकिन वलीमा तुम इतना ग्रैंड दोगी पूरे शहर को पता चले कि शमरोज शाह की शादी हो गई है। शमरोज शाह ने अपनी अम्मा साईं की खुशी देखी और बोला, बिल्कुल, जो आपका दिल करे वो कीजिएगा। उन्होंने फिर अपने बेटे को देखा और बोली, वही करूँगी ना, तुमने कौन सा शादी से पहले बताया? अच्छा अब बता दिया ना, वरना 2-3 बच्चों के साथ आते
اور پھر کہتے اماں یہ آپ کی بہو ہے اور یہ میرا بڑا بیٹا، یہ چھوٹا بیٹا۔ ان کے اس طرح کہنے کے انداز میں شمروز نے قہقہ لگایا۔ خوشیوں نے ان کے گھر دیکھ لیا تھا۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا میری بیٹی کا نصیب اتنا اچھا ہے۔ رات کے وقت اپنی والدہ کے ساتھ انمول کے گھر پر موجود تھا، لیکن ان کی والدہ نے پھر آنے کا مدعا بیان کیا۔ نکاح والی بات کو ان لوگوں نے ظاہر نہیں کیا، جبکہ انمول کی ماں تو بہت خوش تھی۔ اتنے خوبصورت داماد کے روپ میں اپنے بیٹی کے ساتھ شمروز شاہ کو دیکھ کر انہیں ہمیشہ سے خواہش تھی کہ ان کی بیٹی کی شادی جس سے بھی ہو وہ روپ رنگ میں بالکل ان کی بیٹی کی طرح خوبصورت ہو۔ دونوں کی تو بالکل جوڑی چاند سورج کی لگ رہی تھی۔ شمروز شاہ کی والدہ نے انمول کی والدہ سے پوچھا۔ دونوں ہی اپنے بچوں کو ولیمے کے لباس میں سجا سنورا دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی، جبکہ شمروز شاہ اسٹیج پر بیٹھا ہوا تھا، لیکن انمول شمروز سے ناراض تھی۔ شمروز نے اسے منانے کی کوشش کی، لیکن انمول کسی بھی طرح مان نہیں رہی تھی۔ اس وقت ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہوئی اپنی جولری اتار رہی تھی جب کمرے میں شمروز شاہ داخل ہوا۔ انمول کو پیچھے سے اپنے حصار میں لیتے ہوئے بولا، مجھ سے اتنی ناراضگی ہے کہ اپنے حسن کا دیدار بھی نہیں کرواؤ گی؟ انمول شیشے میں اپنا اور اس کا عکس دیکھا اور بولی، آپ ہر کام مجھ سے پوچھے بغیر کرتے ہیں۔ مجھے بغیر پوچھے نکاح کیا، رشتہ مجھ سے بغیر پوچھے، ولیمہ مجھ سے بغیر کچھ پوچھے رکھ لیا، ولیمے کے کپڑے مجھ سے بغیر پوچھے ڈیسائیڈ کر لیے۔ اور شمروز شاہ نے اس کی بات کاٹی تو خالی نظروں سے دیکھنے لگی، اور یہ ہے کہ میں نے تم سے بغیر پوچھے ہی تمہیں ماما بھی بنا دیا۔ یہ بات سن کر انمول نے حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھا۔ میں یہ بات آپ کو بتانے ہی والی تھی، جبکہ شمروز شاہ نے جھک کر اس کی پیشانی چومی اور بولا، تم نہ بھی بتاتی تب بھی مجھے پتا تھا، آپ نے محنت ہی اتنی کی تھی۔ یہ بات کہہ کر وہ خود ہی سرخ انار ہوئی تھی، اس کے سینے میں سر چھپا گئی تھی۔ شمروز شاہ نے قہقہ لگا کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ انمول کے سارے دکھوں کا مداوع شمروز شاہ نے اپنی محبت سے کر دیا تھا۔ وہ لوگ اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ خوشیاں ان کے گھر پر دستک دے گئی تھیں۔ ان لوگوں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا تو جس طرح انمول کو محبت ملی تھی، بہت مطمئن اپنی زندگی بسر کر رہا تھا۔ اتنی آزمائش کے بالآخر دونوں اپنی اپنی منزل مل گئی تھی۔